उफ! इन गुंडों के लीडर को अपनी कार की डिग्गी में डालते हुए अरहम ने अपनी कमर पे हाथ रखकर कहा और एक दायरा निगाह इस आदमी पर डाली जिसके पाँव अपनी टाई से जबकि हाथों को अपनी जुराबों को साथ मिलाकर बांधा गया था। अब किसी फिल्म का तो हीरो मैं था नहीं जो बांधने का सारा सामान भी साथ रखता। सर झटक कर कहते मोबाइल निकाल कर डिग्गी में पड़े आदमी जिसका चेहरा अभी तक मार्क्स में कैद था इसकी तस्वीर बनाई और हयाम को सेंड कर दी और इस आदमी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जब तुम लोगों को पैसे पर पलने वाले पुलिस वाले तुम लोगों की हिफाजत कर सकते हैं तो तुम लोगों के राज छुपा सकते हैं, तो सोचो वही पुलिस वाले जब अपने मुल्क से वफादार हो तो तुम लोगों का क्या हशर कर सकते हैं। सर झटक कर डिग्गी बंद की। कहाँ हो तुम लोग? हयाम और मायसा को एक साथ मैसेज करके कार में बैठ गया क्योंकि अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर कोई इस पर नज़र रख रहा हुआ तो वो इस आदमी को मारे या निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। रूम में चलें, फ़ातिह ने अपनी नाक अनान की नाक से सराहते हुए सरगोशी की। लेकिन मुझे पार्टी में जाना है। मूस वैसे ही फ़ातिन पर झुके हुए कहा तो इस बात पर फ़ातिन का सारा खुमार उड़न छू हुआ और घूर कर अनान को देखा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतना सज धज के घर से बाहर कदम भी रखने दूंगा? सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा तो अनान ने खौफ से आंखें घुमाकर फ़ातिन के चेहरे की तरफ देखा जो सी आंखों आंखों में खुमार की सुर्खी लिए रोशन आंखों से इसे ही देखने में महू था। फ़ातिन के ऐसे देखने पर अनान के दिल ने एक बीट मिस की तो चले रूम में अपनी गिरफ्त अनान की कमर पर सख्त करके इसके गाल पे शिद्दत से अपना लम्स छोड़ते हुए फिर से सरगोशी की। क्यों यहाँ डर लग रहा है कि बाबा ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं? अपनी उंगली की मदद से फ़ातिन के माथे पर से लकीर खींचते हुए दाएं गाल तक लाते हुए सरगोशी में कहा तो फ़ातिन के होठों पे मुस्कुराहट आई। तब तो फ़ायदा हो जाएगा, चाचू को लगेगा इनकी बेटी और भतीजा अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते तो चाचू जल्द रुखसती का फैसला सुनाएंगे। शोख लहजे में कहते हुए अनान को देखकर आंख दबाई तो अनान ने सर झटक कर जबकि फ़ातिन के चेहरे पर अपनी उंगली फेरने का अमल जारी रखा। कभी दाएं गाल से थोड़ी तक आती, वहाँ से बाएं गाल पर, फिर नाक पर, फिर वहाँ से होठों पर आकर ठहर जाती फिर दोबारा माथे से यही अमल जारी करती। फ़ातिन जज़्बे लुटाती नज़रों से इसे देखने में मसरूफ़ था। मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? अपने चेहरे पर हरकत करता अनान का हाथ थामकर इसकी गर्दन पे चेहरा छुपाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें बहकाने की ज़रूरत है? फ़ातिन की तरफ देखकर कहा जो अनान के चेहरे पे गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ रहा था। बिल्कुल नहीं। अनान ने सरगोशी से भी कम आवाज़ में कहा तो फ़ातिन ने शिद्दत से अपनी लब अनान की थोड़ी पर रखकर सर उठाकर इसकी जानिब देखा। हुक्म जान फ़ाप अपना लम्स अनान के माथे पर छोड़ते हुए कहा, जंग जीतना ज़रूरी है या प्यार? अनान के संजीदा लहजे में फ़ातिन ने चौंक कर इसे देखा, फिर अपना इशार तोड़कर 2 कदम पीछे खड़ा हुआ और संजीदा नज़रों से अनान को देखा, जो इसके इशार तोड़ने पर ख्वारख़्वाह नज़रों से इसे देख रही थी। फिर बाकी के 2 स्टेप उतर कर इसके सामने आकर फ़ातिन के दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और घूर कर इसे देखा। तुम खुद से मुझसे दूर गए तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं, दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कहा तो फ़ातिन ने झटका देकर अनान को अपने करीब कर लिया कि अब वो दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर सकते थे। जंग अगर अपने हक के लिए हो तो प्यार से भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्यार में आपके पास अपना कोई हक ना हो तो प्यार से ज़्यादा वो आपको एक दिन सज़ा या कैद लगने लगता है। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा, अल्लाह पर तवक्कुल करके प्यार का हाथ थामकर यकीन की सीढ़ी पे कदम रख दो तो मेरा तुमसे वादा है, फ़ातिन राजपूत तुम्हें किसी मैदान में शिकस्त नहीं होने देगा। संजीदा लहजे में अपने एक-एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर कहा तो अनान ने अपनी नम होती आँखों से इसकी तरफ देखा। I love my sister, Fab. I love them very much, but I do not want to lose your either. I am not a selfish. I don't want to be a selfish. मुझे अपनी बहनों से बहुत प्यार है फ़ाब, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। मैं सेल्फ़िश नहीं हूँ, मुझे सेल्फ़िश नहीं बनना फ़ाब। भीगे लहजे में कहती फ़ातिन राजपूत को तकलीफ से दो चार कर गई। फ़ातिन का साथ तोड़कर पीछे हुई तो फ़ातिन ने तड़प कर अनान को देखा, जो पूरी तरह अपने लब को चलती नम आँखों से इसे देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फ़ाब, मैं इतने दिनों से बहुत बड़ी उलझन में हूँ, खुद को समझ नहीं पा रही।
भीगी आंखों से फ़ातिन को देखते हुए कहा। तो फ़ातिन राजपूत को अनान के मुँह से अदा हुआ हर लफ्ज़, अनान की आंखों से गिरता हुआ हर आँसू तकलीफ़ से दो-चार कर रहा था। मैं सब ठीक कर दूँगा आन, जस्ट ट्रस्ट मी, अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। तो अनान ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आन मोहब्बत से चोर लहजे में, सरगोशी से लहजे में फ़ातिन ने पुकारा। तो अनान ने चेहरे का रुख फेर लिया। फ़ातिन ने बेबसी से इसकी तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर अनान का हाथ थामना चाहा, लेकिन अनान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आन इस पर तंबिया लहजे में गुस्से की आमेज़ के साथ कहा, जिस पर अनान ने फ़ातिन की तरफ देखा। अभी वो दोबारा हाथ बढ़ाता जब अनान झटके से मुड़ी और सीढ़ियाँ फलांगती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि फ़ातिन साकित सा अपने खाली हाथ को देख रहा था। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है फ़ा, जुनून की हद तक, लेकिन तुम्हारे साथ के लिए अपनी बहन को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ, जिसने हमारी माँ के मरने के बाद जब हमारे बाबा ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था, तब वो हमारी माँ और बाप दोनों बनी। मैं कैसे इसका गम नज़रअंदाज कर दूँ? दरवाज़े से टेक लगाकर रोते हुए अपनी बेबसी बयान की। तो सामने वाले को नहीं न सुनने वाले को कोई नहीं था सुनने वाला कोई नहीं था, और जो बिन कहे समझ जाता वो अब वहाँ मौजूद नहीं था। अपने इर्द-गिर्द फैलती खुशबू से अपने पीछे खड़े शख्स का अंदाज़ा तो हो गया था, लेकिन दिल यकीन नहीं कर पा रहा था। हाथ-पाँव पूरी तरह से कँप-कँपा रहे थे, अपनी साँसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। पर्स पर गिरफ्त मज़बूत थी। जब पीछे खड़े शख्स ने मायसा को अपने सार में लिया, तो मायसा ने अपनी साँस तक रोक ली। तुम्हें पता है, आज तुम इस रेड ड्रेस में जानलेवा हद तक खूबसूरत लग रही हो। बोझल लहजे में सरगोशी करते हुए बसाम ने अपने लब मायसा के लबों पे रख दिया। बेसाम, मुझे आप ही के पास जाना है, खुश पड़ते होठों पर ज़बान फेंकर मायसा ने कहा। तो बसाम ने अपनी सुर्ख होती आंखों से इसकी पुश्त को देखा। लेकिन तुम ये नहीं पूछोगे कि सही मानों में मुझे अपनी जान कब निकलती हुई महसूस हुई? मायसा की बात को सिरे से नज़रअंदाज करके सर्द लहजे में गर्रा कर कहा। तो मायसा को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई, जब एकदम बसाम ने मायसा का रुख अपनी तरफ करके इसे सामने दीवार से पिन कर दिया। अपने दोनों हाथ मायसा के इर्द गिर्द दीवार पर टिकाकर इस पे झुकाया। मायसा को बसाम की तेज और आग से तपिश लिए सांसों से अपना जलता चेहरा झुलता हुआ महसूस हुआ। इस दिन तुमने सिर्फ एक बात कही थी जो मेरे दिल को पूरी तरह जख्मी कर गई, लेकिन आज तुमने मेरे सामने किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डाली। तो सोचो मायसा राजपूत, इससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अपना हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए लहजे में आग से तपिश लिए गर्रा कर कहा। तो मायसा ने अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा। तुम्हें बताऊं कि इस वक्त मेरा दिल शिद्दत से क्या चाह रहा है? अपना हाथ मायसा के कंधे से प्रेस करते हुए इसके दाएं हाथ तक लाते हुए उबरोज का कर इस्तफार किया। पूछो मायसा राजपूत के तुम्हारे शौहर का इस वक्त शिद्दत से क्या दिल चाह रहा है? एकदम से चिल्लाते हुए कहा। तो मायसा ने अपने आप को दीवार में गुम करना चाहा। बस, बाम हिचकियों से रोते हुए मन्नत भरे लहजे में कहना चाहा। तो बस आपने अपनी उंगली इसके होठों पे रख दी। एक लफ्ज़ नहीं, जो कहा है बस वो पूछो। सर्द लहजे में सरगोशी करते हुए झुककर मायसा के होठों पर अपने दाँत काट दिए। तकलीफ पर मायसा ने अपनी आंखें जोर से बीचकर अपने दोनों हाथों से मसाम के कोट को हाथों में दबोच लिया। चलो मैं बताता हूँ, अपने अंगूठों से खून की बूंद साफ करते हुए बसाम ने मायसा की बंद आंखों को देखकर कहा। मेरा दिल चाह रहा तुम्हारे इस हाथ को इतनी बुरी सजा दूं कि मेरे अलावा ये किसी की तरफ ना बढ़े। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। तो मायसा ने अपनी आंखें खोलकर बसाम की तरफ देखा कि तभी इसके मोबाइल पर मैसेज की टून आई। मायसा भी मोबाइल निकालती इससे पहले ही बेसाम ने झपटने के अंदाज में पर्स से मोबाइल निकाला और हयाम का मैसेज देकर खुद से रिप्लाई कर दिया। मैं बसाम के साथ आ जाऊंगी। मैसेज सेंड करके मोबाइल ऑफ किया और अपने कोट की जेब में डाल दिया, और मायसा का हाथ अपनी सख्त सख्त गिरफ्त में लेते बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए, जबकि मायसा को अपने हाथ की हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई। गाड़ी में पटकने के अंदाज में मायसा को बिठाया और अपनी साइड हटाकर गाड़ी स्टार्ट की, जबकि मायसा दरवाजे से चिपक कर बैठ गई। अपना दिल मायसा को कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। सुनसान रास्ते पर गाड़ी एक झटके से रोककर मायसा की जानिब आया। मैं नहीं, मुझे नहीं जाना, बेसाम ने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा। मम्मू, मुझे नहीं जाना बेसाम।
से अपना बाजू छुड़वाते हुए कहा, जो ज़बरदस्ती मायसा को बाजू से खींचते हुए बैक सीट पर धकेल चुका था। वो साथ बैठकर दरवाज़ा बंद किया और मायसा की जानिब देखा, जो गहरे-गहरे साँस ले रही थी। अपने पर्स में हाथ डालकर इन्हेलर निकालकर मुँह से लगाया, तो बिसाम ने हैरत से मायसा को देखा। जब इस दिन बिसाम ने पूछा था, तब वो टाल गई थी। मायसा के झूठ पर इस दिन उनका गुस्सा भी और आया, लेकिन टेक लगाए रिलैक्स अंदाज में बैठकर मायसा को देखने लगा, जो अब सहमी नज़रों से बिसाम को देख रही थी। टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतारो, बिसाम ने नरम लहजे में कहा, तो मायसा ने हैरत से नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा। काका क्या मतलब, हिकलाते हुए हैरत से पूछा, तो बिसाम ने कंधे उचका दिए। आई सेड टेक ऑफ योर जैकेट वे वाइफी, मैंने कहा अपनी जैकेट उतारो वाइफी। अब की बार सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, तो मायसा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। नहीं नहीं, रोते हुए नफ़ी में सर हिलाए, तो बिसाम ने कंधे उचकाकर टेक हटाई और सीधा होकर बैठा। तुम तो चाहती हो ये काम मैं खुद करूं, मायसा के चेहरे पर आईलैट को हाथ से पीछे कर कर कहा। तो मायसा ने चिरचिरी लेकर अपना चेहरा पीछे किया। बिसाम मुझे घर जाना है प्लीज़, रोते हुए संग दिल से कहा, जिसे इसकी हालत पर भी रहम नहीं आ रहा था। घर चलेंगे मिसेस, मगर एक खूबसूरत रात एक दूसरे के साथ गुजार कर। वैसे भी इस दिन मेरे करीब आकर तुम इजाज़त दे चुकी हो। मुझे आम से लहजे में मुस्कुराते हुए ऐसे कहा, जैसे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो इनके दरमियान। अब तुम खुद उतारोगी या मैं करूँ ये? लेकिन फिर मैं जैकेट तक रुकूंगा इसकी गारंटी नहीं दूंगा। पहले पहले सख्त लहजे में कहते हुए आखिरी अल्फाज पर लहजा खुद ब खुद बोझल हो गया। मैं करती हूँ, कांपते हाथों से जैकेट के बटन खोलने की कोशिश करते हुए मायसा ने कहा, तो बिसाम ने दोबारा से टेक लगा ली। बिसाम की तपिश लिए नज़रें मायसा को अपने वजूद में करती हुई महसूस हो रही थी। हाथों की कपकपाहट में इजाफा होता जा रहा था, जब एकदम मायसा को अपने कांपते हाथों पर बिसाम के हाथों का लम्स महसूस हुआ, जो मायसा के चेहरे को नज़रों के एसार में लिए बटन खोलकर जैकेट को उतार चुका था। जैकेट को उतारकर फ्रंट सीट पर उछाल दिया। अब दांतों तले होठ दबाकर मायसा को मखमूर नज़रों से देख रहा था, जो हौले हौले कांपने में मसरूफ़ थी। रेड फ्रॉक में इसकी दूधिया रंगत चमक रही थी। लाइट लिपस्टिक से सजे होठ कँपकपा रहे थे, जबकि नीली आंखें मिची हुई थीं। नाजुक खुशबुओं में बसे वजूद की रनाइयाँ बसाम को बहकने पे मजबूर कर रही थी। अपनी टाई की नॉट ढीली करके इसे उतार कर नीचे फेंका। ब्लैक कोट से भी छुटकारा हासिल करके इसे फ्रंट सीट पर उछाल दिया, जबकि इस दौरान नज़रें मुसलसल मायसा के वजूद का तवाफ़ कर रही थी, अपनी वाइट शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलकर। बिना मायसा को समझने का मौका दिए इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा, जो इस अचानक अफतार पर बसाम के सीने पर आ गिरी। आई रियली रियली लव यू मायसा, लव यू अनकॉन्टेंटली, बोझल और गंभीर लहजे में सरगोशी करते हुए अपने होठ मायसा की ब्यूटी बॉन्ड पे रख दिए। विसाम का दहकता हुआ लम्स महसूस करके मायसा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। मायसा की गर्दन पे अपनी नाक ट्रेस करते हुए गहरे गहरे सांस भरते इसकी खुशबू को खुद में उतारने की कोशिश की। विसाम की सरकत पे मायसा को लगा जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया हो। अपने दोनों हाथ बिसाम के सीने पर रखकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर बिसाम को देखा। माथे पर भूरे बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। चेहरे पे हल्की हल्की बेरिट इसकी वजाहत में इजाफा कर रही थी। खुमार लिए आंखों में मायसा को अपने अक्स वाज़ेह नज़र आ रहा था। अभी मायसा पीछे हटती, जब बसाम ने इसके बालों में अपना हाथ उलझाकर अपने चेहरे पर झुका लिया। अपने होठों पे बसाम की सख्त गिरफ्त महसूस करके मायसा ने दोनों हाथों से इसका कॉलर दबोच लिया। आंखों से न जाने कितने ही आंसू बह निकले। अपने चेहरे पर नमी महसूस करके बिसाम नरमी से पीछे हटा, तो मायसा को रोते हुए पाया। सख्ती से अपने होठ बीचकर इसे देखा, जो भी आवाज़ रोने में मसरूफ़ थी। मेरे करीब आना क्या तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है? सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा, अपनी गिरफ्त मायसा की कमर पर सख्त कर दी। बिसाम की बात पर मायसा ने तड़प कर देखा और रोते हुए में नफ़ी में सर हिलाया, तो बिसाम को अपने रक़-व-बाम में सुकून सरायत करता हुआ महसूस हुआ। मायसा को बाहों में भर के सीधा होकर बैठा। तो क्या हुआ? मायसा अपने होठों से आंसू चूमते हुए उस सरगोशी की, तो मायसा ने पूरी तरह अपने लब कुचल डाले, जिसको बिसाम ने सख्त नज़रों से घूरा। आई वॉन्ट टू बी योर्स बट आई कैन नॉट बी बाम, नम लहजे में कहा, तो बिसाम ने तड़प कर मायसा का चेहरा अपने हाथों में भरा।
وائی یو کین ناٹ مائسا یو آر مائن. تم کب سے میری بن چکی ہو مائسا، اب تو صرف میری ہونا ہے. بوجھل لہجے میں اپنا سر مائسا کے سر سے ٹکا کر کہا. بسام اگر میں کچھ کہوں تو آپ پورا کرو گے؟ لہجے میں آنس لیے پوچھا. تو بسام نے آنکھیں کھول کر مائسا کی جانب دیکھا. حکم کرو جانے بسام. اپنے لبوں سے مائسا کی ناک کو چھو کر کہا، جس پر مائسا کے چہرے پہ گال بکھر گیا. I just want to hear from your Basam Rajput. You are mine, just mine. You were mine yesterday. You are mine today, and you will be mine tomorrow, whether I live or not. میں آپ سے صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ بسام راجپوت آپ صرف اور صرف میرے ہو. گزرے ہوئے کل میں بھی آپ میرے تھے، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی آپ صرف میرے ہی رہو گے، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں. شدت بھرے لہجے میں کہتی بسام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. شدت سے اپنا لمس مائسا کے کندھے پہ چھوڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اب سنجیدہ نظروں سے بسام کے جواب کی منتظر تھے. I belong to Maisa Rajput. From my first breath, I still belong to Maisa Rajput, and till heaven I will belong to Maisa Rajput only. No power in the world can separate me from Maisa Rajput except Allah. Maisa Rajput lives in my veins like a drug. I am addicted to Maisa Rajput. میں اپنی پہلی سانس سے مائسا راجپوت کا تھا، آج بھی مائسا راجپوت کا ہوں اور جنت تک صرف مائسا راجپوت کا رہوں گا. اللہ کے سوا مجھے مائسا راجپوت سے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. مائسا راجپوت ایک نشے کی مانند میرے رگوں میں بستی ہے، مجھے مائسا راجپوت کا نشہ ہے. شدت بھرے لہجے میں سرگوشی کرتے مائسا کو خود میں بیج لیا. بسام کے منہ سے ادا ہوا ہر لفظ مائسا کو اپنے چلتے دل پر ٹھنڈی پوار کی طرح محسوس ہوا. پھر ایک دم سے جھک کر اپنا لم بسام کے ہونٹوں پر رکھ کر شدت سے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی. بسام نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر اس کی شدتیں برداشت کی. جب تھوڑی دیر بعد مائسا نے اپنا چہرہ بسام کی گردن پہ چھپا کر آنکھیں موند لی. بسام نے تھوڑا آگے ہو کر اپنا کوٹ اٹھا کر مائسا کے کندھوں پر اچھی طرح سے پھیلا کر اپنا چہرہ مائسا کے سر پہ ٹکا کر آنکھیں موند لی. فاتن جیسے ہی دانیل کے فارم ہاؤس میں بنی بیسمنٹ میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں کی سسکنے کی آواز سن کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی. ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی اور اپنے ہاتھ میں تھامی لکڑیاں وہ نیچے پھینکی. ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو پچھلے ایک ہفتے سے یہاں قید تھے. جسم سے نکلنے والے خون سے کپڑے چپکے ہوئے تھے. جب خون خشک ہو جاتا تب فاتن راجپوت کے آدمی انہیں اور تکلیف دیتے، لیکن آج تو وہ خود دوسری بار یہاں رات کے اندھیرے میں آیا تھا. انان کے الفاظ نے جو آنکھ سینے میں لگائی تھی، اس آنکھ میں کسی کو تو جلانا تھا نا. ایک نظر سامنے نفی میں سر ہلاتے آدمیوں کو دیکھا جن کے جسم میں جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے. سائڈ پہ پڑا مٹی کا تیل اٹھایا اور ان لکڑیوں پر ڈال کر آنکھ جلا دی. تم لوگوں کو پتہ ہے جان سے کیوں نہیں مارا تم لوگوں کو؟ گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا. چلو بتاتا ہوں تم لوگوں کو. کیسے بولو گے؟ ان کے منہ پر بندھی ٹیپ کی طرف اشارہ کر کے کہا. تب تک تم لوگوں نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی تھی، اسے حساب سے سزا دی. جان سے نہیں مارا کیونکہ ناحق کسی کی جان نہیں لیتا فاتن راجپوت. لیکن آج تم لوگوں کا ریکارڈ پتہ چل چکا ہے. تم لوگ تو قاتل لگے یار. کہکمہ لگاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا. تو قاتل کو سزا دینا تو بنتا ہے نا. آگ سے جلتی لکڑی اٹھا کر قدم ان کی جانب بڑھائے. اس شخص کے پاس آیا جس نے انان کا اسکارف کھینچا تھا. منہ سے ٹیپ کھینچ کر اتاری جس پر اس شخص کے ہونٹوں سے سسکی نکلی. نہیں رحم کرو، اس شخص نے روتے ہوئے گڑگڑا کر کہا. اگر میری بیوی اپنی حفاظت نہ کر پاتی تو کیا تم نے رحم کرنا تھا اس پر؟ آنکھ سے تپش لیے غرا کر کہا اور پھر سرد نظروں سے اسے دیکھتے لکڑی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. بیسمنٹ کی خاموشی میں ساتنے کی چیخوں سے در دیوار پر کانپ اٹھے اور پھر فاتن راجپوت نے ایک ایک کو اس در سے روشناس کروایا. کسی کے ہاتھ پہ کسی کے سینے پر آنکھ سے دہکتی لکڑی رکھی جس پر وہ سب خاموش وغیر سے بیگانہ ہو گئے. فاتن مضبوط قدم لیتا لوہے کی راڈ کے پاس آیا جو ایک طرف سے کافی نوکیلی تھی. اسے آنکھ میں جھلساتے ہوئے اپنے آدمی کو آواز دے کر انہیں ہوش میں لانے کا کہا. جیسے ہی وہ سب ہوش میں آئے تو فاتن راجپوت کے ہاتھ میں دہکتی راڈ دیکھ کر چلانے لگے. بہت شوق ہے نا دوسروں کی عزت پہ نظریں گاڑنے کا. یہ نظریں ہی تم لوگوں کے نفس کو بے قابو کرتی ہیں. جب یہی نہیں رہیں گی پھر تم گناہوں سے دور اور وہ معصوم بچیاں تم لوگوں کی حوث سے دور. چھوٹے چھوٹے مگر مضبوط قدم لیتا ان کے پاس آیا اور پھر اس راڈ سے فاتن راجپوت نے ان کی حوث کی ماری آنکھوں کو ختم کر دیا.
بیسمنٹ میں ان کی چیخوں سے قیامت کا گمان ہوتا تھا۔ اپنے آدمیوں کو انہیں مار کر ٹھکانے لگانے کا حکم دیتا باہر آیا۔ اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کی باری ہے مسز فاتین راجپوت۔ دانت پیس کر اپنے دل میں انان سے مخاطب ہوا۔ حیام نے جیسے حسام کا کوٹ اپنے وجود سے جدا کیا تو آئینے میں اپنی گردن پہ جا بجا اس کی شدتوں کے نشان واضح ہونے لگے۔ اسے اب سمجھ آیا کیوں نواب صاحب نے اپنا کوٹ زبردستی سے پہنا کر سخت لہجے میں اسے کورٹ روم میں ہی جا کر اتارنے کا کہا تھا۔ حیام کس دل سے کر رہا تھا اب وہ سامنے آیا تو اس کا حشر بگاڑ دے۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب ارحم کی کال پر چونکی۔ ہاں بولو ارحم، کوٹ کو ہینگ کرتے ہوئے پوچھا۔ کل تم چاروں مجھے تم لوگوں کے فارم ہاؤس میں ملو۔ کیوں، سب خیریت؟ حیام نے کبرٹ بند کر کے حیرت سے استفسار کیا۔ تمہیں جس کی پکچر سینڈ کی اس کا چہرہ دکھانا ہے تو کل صبح 9 بجے تک تم سب وہاں ملو۔ مجھے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات کر کے کال بند کر دی۔ حیام نے واٹس ایپ گروپ میں نبال لوگوں کو میسج کر کے صبح ریڈی ہونے کا کہا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ دانیال ٹرے میں کپ رکھ کر ٹیبل تک آیا اور ایک کپ فاتین دوسرا حسام کے سامنے رکھا اور بغور دونوں کی جانب دیکھا، جہاں ایک کے چہرے پر مسرور مسکراہٹ تھی جبکہ دوسرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ کوٹ کہاں ہے آپ کا؟ دانیال نے اپنا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ تمہاری بھابھی کے پاس، حسام نے آنکھ دبا کر کہا اور اپنا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، جس پر دانیال نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانیال نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو حسام کا خوبصورت کہکمہ گونجا، جس پر فاتح نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ ابھی تمہاری بھابھی مکمل طور پر مجھے جھیل نہیں سکتی تو اپنی نازک سی بیوی پر رحم کھاتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہاں چلا آیا، پہلے شوق اور آخر میں رنجیدہ لہجے میں کہا تو اس بار دانیال کا ضبط کرنے کے باوجود بھی کہکمہ ٹوٹ گیا، جس پر فاتح نے اسے گھورا۔ پاگل کتے نے کاٹا ہے تم دونوں کو جو پاگلوں کی طرح کہکمے لگا رہے ہو؟ فاتن کے چلا کر کہنے پر دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں تو چلو پاگل کتے نے کاٹا ہے، مان لیا تمہیں کہ انان نے کاٹا ہے جو اتنا جل بھن رہے ہو؟ حسام نے کہکمہ لگا کر کہا تو فاتح نے اپنا جوتا اتار کر اسے مارا، جس پر حسام نے جلدی کوشن اٹھا کر سامنے کیا۔ کاٹنے کی بات پر فاتن کو اپنے کندھے کا زخم یاد آیا جو شاور کے دوران اس نے دیکھا تھا، جہاں انان کے دانتوں کے نشان دائرے کی صورت میں بنے تھے اور ارد گرد سے اسکن نیلی ہوئی پڑی تھی۔ تو مطلب ہماری بھابھی نے ہی کچھ کہا ہے؟ فاتن کو خیالوں میں گم دے کر دانیال نے سوچ سمجھ کر کہا، کیونکہ حسام کی طرح وہ ضمنی جملے کس کر فاتن سے اپنی درگت نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تبھی حسام کے موبائل پہ میسج وصول ہوا تو حسام نے اپنا موبائل آن کیا۔ ماضی کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہوں، میں صبح اس ایڈریس پر ملو مجھے۔ شامر کا میسج پڑھ کر حسام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ان دونوں کی جانب دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کل ہمارے سامنے ماضی کھولا جائے گا تو دعا کرو کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے نظریں نہ ملا سکیں، ہم انہیں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ حسام کی بات پر فاتح نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا، جبکہ دانیال نے جبڑے بھیج کر اپنا سر صوفے سے ٹکا دیا۔